ईद मुबारक बाबर फैंस को, बहुत बहुत मुबारक हो। खुशी का दिन है, फाइनली जो साल में एक दिन ईद का आता है वो आ गया है। बाबर ने रन्स बनाए, परफॉर्म किया, मैच जिताया। इससे ज़्यादा खुशी की बात क्या हो सकती है। बाबर फैंस को सुबह ईद की नमाज भी पढ़नी है, शीर कोरमा भी खाना है, मीठा खाएं, इंजॉय करें, सेलिब्रेट करें। ये ईद का मौका ना साल में एक दफ़ा ही आता है। अब शुक्र है हमें भी एक दिन की छुट्टी मिल गई भाई, बड़े टाइम के बाद। कब से यही सब चीज़ें चल रही थी, एक दिन की छुट्टी आ गई हमारे लिए भी। और वो साल में जो एक दिन आता है ईद का, उसमें सबकी छुट्टी होती है, कोई रिलैक्स करता है, कोई इन्जॉय करता है। लेकिन रमज़ान ख़त्म होते ही जब ईद शुरू होती है तो एक शैतानी हुजूम बाहर निकलता है। शैतान जो है वो आज़ाद हो जाते हैं। बिल्कुल इसी तरह एक शैतानी हुजूम बाहर आ चुका है। बाबर को कुछ नहीं कह रहा, बाबर ने बहुत अच्छा खेला है वो अपनी जगह। लेकिन जो बाबर के फैंस हैं, इस तरह से एग्जैजरेट कर रहे हैं, ऐसे सेलिब्रेट कर रहे हैं एज इफ पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप फाइनल जीत लिया है उनकी परफॉर्मेंस की वजह से। काम डाउन भाई, ये वो मैचेस हैं या वो परफॉर्मेंस हैं जो अगर लेट्स से हसीबुल्ला या ख्वाजा नाफे या शाहजेब खान या कोई इस तरह का जो यंगस्टर है ना, अंडर 19 के जो प्लेयर्स हैं, वो आए, वो इस तरह का मैच जिताए तो एग्जैजरेशन समझ में आती है। लेकिन 10 साल से खेलने वाला बंदा, सबसे सीनियर, एक्सपीरियंस, बेटर, जो कभी भी क्रंच सिचुएशन पे, सीरीज डिसाइडर में या टूर्नामेंट्स के अंदर इंपॉर्टेंट टाइम पे चेस करते हुए चोक कर जाता है, उसकी वन ऑफ इनिंग्स को ऐसे सेलिब्रेट ना करो भाई कि एज इफ पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप जीत लिया है। यहाँ मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ बाबर की फैन बेस से और किसी से नहीं। बाबर को कुछ नहीं, बाबर ने बहुत अच्छा खेला है, बहुत ज़रूरी थी उसके बल्ले से ये इनिंग्स आना, ये रन आना। लेकिन जो उसके फैंस है ना भाई, तुम लोगों की वजह से ही बाबर आजम डूब चुका है। इतना उसको एक्सपेक्टेशंस के ऊपर ले जा चुके हो, कोई एक आधी परफॉर्मेंस आती है ऐसे सेलिब्रेट करते हो, उसको लगता है मैंने अचीव कर लिया भाई, अब मेरे फैंस जो है ना वो मेरा साथ देते रहेंगे। तुम्हारी वजह से वो डूब चुका है भाई, कहीं बड़े मैच में इंपॉर्टेंट टाइम पे परफॉर्म नहीं कर पा रहा होता। तो काम डाउन, बहुत अच्छा खेला है बट रिलैक्स करो, सेलिब्रेट करो। ठीक है भाई, ईद का दिन है, साल में एक आध दफ़ा दिन आ जाते हैं भाई, हमें हमारी भी एक आध दिन की छुट्टी हो गई, अच्छा लगा देख के, थोड़ा सा सुकून मिला। लेकिन सबसे अच्छी बात इस सब के ऊपर ये हुई है कि पाकिस्तान सीरीज जीत गया। जिस तरह का स्टार्ट हुआ था, पहला मैच हारे, उसके बाद दो मैचेस बैक टू बैक पाकिस्तान जीता है। अपने घर पे हम टी20 सीरीज जीते हैं। 2021 से लेकर 2024 तक पाकिस्तान टी20 सीरीज नहीं जीता था। हम भूल गए थे भाई टी20 सीरीज जीतते कैसे हैं। पहली सीरीज जो पाकिस्तान जीता था टी20 की 2024 में, वो आयरलैंड से जीता था, जस्ट इमेजिन। तो अपने घर पे हम जेड टीम, सी टीम, डी टीम, इनसे सीरीज या तो हार रहे थे या ड्रॉ हो रही थी। जो न्यूजीलैंड की टीम आई हुई थी, वो जब ओले पड़ गए थे पिंडी के अंदर, तो ये हालात थे हमारे। तो एटलीस्ट अपने घर पे हम ये सीरीज जीत गए। अच्छा स्टार्ट हुआ है यहाँ पे पाकिस्तान का। पहला मैच हारने के बाद जो कमबैक किया, और सबसे बड़ी बात यह कि बाबर आजम के बल्ले से रन आए। बहुत ज़रूरी था कि उनके बैट से रन आए। जिस तरह से वो परफॉर्म कर नहीं कर पा रहे थे, आज नज़र आया कि बाबर में वो गेम अवेयरनेस थी। स्ट्राइक रोटेशन भी की, शॉट्स भी अच्छे लगाए, जहाँ ज़रूरत थी वहाँ गैप शॉट्स खेले सिचुएशन के हिसाब से, और बाद में उसको थोड़ा सा तेज़ किया। एक चीज़ और हो जाती ना कि बाबर के बैट से ये गेम फिनिश होता, बाबर के बल्ले से वो फिनिशिंग रन आते ना, तो और ज़्यादा कॉन्फिडेंस उसको मिल जाता, फिनिश कर देता गेम को। बट एनीवेज, मैच की बात करते हैं। टॉस हुई, पाकिस्तान ने टॉस जीता, पहले फील्डिंग का फैसला किया। 3 आउट ऑफ 3 पाकिस्तान टॉस जीता है। बॉलिंग करने आते हैं सबसे पहले शाहीन शाह अफरीदी। क्या ऊपर से डेंट मारा है, डबल विकेट ओवर, 24 विकेट्स आई थिंक उसने फर्स्ट ओवर में ले लिए हैं। जो डिफरेंस है उसका और भुवनेश्वर के दरमियान, बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो फर्स्ट विकेट का तो वो वैसे ही चीता है, उनका बहुत तजुर्बा है भाई, पहले ओवर में आउट कैसे करना है। मैं हमेशा ये बात कहता हूँ, एशिया कप से कहता हुआ आ रहा हूँ, एशिया कप में जो इंप्रूवमेंट शाहीन ने शो की थी ना, एक स्लाइट इंप्रूवमेंट थी उनके ओवरऑल रनअप में, जो उसकी जंप होती थी वो बहुत अच्छी थी। वहाँ से एक इंप्रूवमेंट नजर आई थी। आई होप कि शाहीन उसको कंटिन्यू करे और वर्ल्ड कप के लिए अपने आप को तैयार करके रखे भाई, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि शाहीन ऊपर से जब डेंट मारेगा, पाकिस्तान टीम 10 कदम आगे लेकर अपने आप को मैच में महसूस करती है। वो बिल्डअप शाहीन का ऊपर से बहुत ज़रूरी है। जिस तरह आज भी शाहीन ने स्टार्ट किया, फिर सलमान मिर्ज़ा आया, दोनों ने कंसिस्टेंट लाइन लेंथ पकड़ के रखी, अच्छी बॉलिंग की है। बहुत बुरा पावर प्ले किया है साउथ अफ्रीका का, बहुत बुरा पावर प्ले। उन्होंने इस मरतबा चांस ही नहीं लिया। पिछले मैच में फिर भी चांस ले रहे थे ना, तो पावर प्ले में विकेट्स गिर गई थी। यहाँ इन्होंने चांस ही नहीं लिया, लेकिन फिर भी बहुत बुरा पावर प्ले था। ये पार्टनरशिप बहुत ज़रूरी थी। जिस तरह बैटिंग के अंदर पार्टनरशिप होती है ना, इसी तरह बॉलिंग के अंदर भी बहुत ज़रूरी होती है कि आपके दो नए बॉल से बॉलिंग करने वाले ऐसे बॉलर्स हों जो कंसिस्टेंट लाइन लेंथ उनकी हो, अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो, साथ में अच्छी बॉलिंग कर पा रहे हों। यही चीज़ एशिया कप में चाहिए थी। सलमान मिर्ज़ा बाहर बैठा रह गया, लेकिन उसको एक मैच इन्होंने नहीं खिलाया। एक मैच तो खिला देते भाई, हमें नया बॉल का बॉलर चाहिए था, सरप्राइज पैकेज बन सकता था वो। और ये पार्टनरशिप बड़ी ज़रूरी होती है कभी कभी दो बॉलर्स के दरमियान। तो आज सलमान मिर्ज़ा ने, शाहीन ने, दोनों ने जो अपना पहला स्पेल किया था, कमाल का स्पेल किया। डेंट मार दिया शाहीन ने पहले ओवर में, जिसके बाद पाकिस्तान अपने आप को गेम में लेकर आ चुका था। खैर, फिर उसके बाद जाहिर है थोड़े बहुत रन भी लीक किया आखिर में पाकिस्तान ने। ऐसा लग रहा था कि यार ये वही 100 110, शुरू में लगा 90 रन पे भी अटक जाएगी साउथ अफ्रीका की टीम, फिर लगा 110 115, लेकिन काफ़ी रन आखिर में पड़ गए थे। फ़हीम अशरफ बोल्ड रियली वेल, मतलब ये क़यामत की निशानी है कि बाबर आजम मैन ऑफ द मैच अवार्ड है, फ़हीम अशरफ मैन ऑफ द सीरीज़ का अवार्ड है। अब अनबिलीवेबल यार, मतलब यही देखना रह गया था। ये क़यामत की निशानी में से एक है जो खुदा की तरफ से इशारे आ रहे हैं। खैर, फ़हीम अशरफ ने बहुत अच्छी बॉलिंग की है, 6 विकेट्स उन्होंने लिए हैं सीरीज़ के अंदर, प्लेयर ऑफ द सीरीज़ बने हैं वो।
एशिया कप से लेके अब तक उन्होंने काफ़ी अच्छी बॉलिंग की है और कहीं ना कहीं गलत भी साबित करते हुए आ रहे हैं। सो वेरी वेल बॉल फ़हीम अशरफ, अच्छी परफॉर्मेंस उन्होंने दी है, लेकिन मैं अभी भी कहूँगा मुझे देखना है तो वसीम जूनियर या अब्बास आफरीदी को देखना है इस टीम के अंदर लॉन्ग टर्म की वजह से। लॉन्ग टर्म की वजह से फ़हीम पे आप कितने टाइम और इन्वेस्ट करेंगे, सवाल ये है। इसलिए बाकी आखिर में पाकिस्तान ने ज़ाहिर है कुछ रन लीक किए, उस्मान तारिक को डेब्यू कराया। अच्छा, पीसीबी ने एक ऐसे बंदे को डेब्यू कराया है जो 99.9% जो है ना बैन होना है। अगर उसने 2-3 मैचेस अच्छे खेल दिए, जिसको मौका शायद ही मिले अगली ट्राई सीरीज के अंदर, लेकिन अगर उसको लेट से मौका मिल जाता है और उसने परफॉर्म कर लिया तो 99.9% चांस उसको बैन करेंगे। तो ऐसे बंदे को इन्होंने डेब्यू करा दिया, उसको मौका दे दिया कि भैया तुम जाओ और खेलो, तुम बैन हो जाओगे, शादाब खान का रास्ता साफ हो जाएगा। लेकिन अगर किसी को मौका नहीं देंगे तो वसीम जूनियर को नहीं देंगे। हर प्लेयर बेंच से उठकर खेल लेता है, लेकिन जिसको नहीं खिलाना होता ना उसको ये लोग हिलाते तक नहीं उस जगह से। वसीम जूनियर बाहर बैठा रह गया, लेकिन उसको एक मैच नहीं दिया। यार कोई वर्ल्ड कप चल रहा है, ये कोई फाइनल चल रहा है, एक मैच मिल सकता था भाई। बायलेटरल सीरीज है, घर पे सीरीज है, सामने जेड जेड तो नहीं, खैर बी सी टीम खेल रही है, मतलब एक मैच तो दे दो भाई। वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहे हो, वसीम जूनियर को कब खिलाएंगे? ये वही मसला है। माइक हैसन ने खुद बैठकर ये बात कही थी कि एक ही बंदा है पाकिस्तान के करंट बॉलिंग लाइनअप में जो रिवर्स स्विंग की स्किल्स जानता है, वो वसीम जूनियर है। लेकिन मैं उसको खिलाऊंगा नहीं, मैं प्रोटेक्ट करके रखूंगा, छुपा के रखूंगा उसको। वो जिस तरह होता है ना हमारे देसी घरों के अंदर कि जो सोफे होते हैं उन सोफों के ऊपर चादरें बिछी हुई होती हैं कि ये मेहमानों का सोफा, इसको बचा के रखो। मेहमान आएंगे नहीं, मेहमान आते नहीं है, लेकिन उस सोफा में मेहमानों के लिए बचा के रखना होता है। बर्तन जो होंगे वो अंदर रखे रहेंगे। इसी तरह वसीम जूनियर को भी हम संभाल के रखेंगे किसी बड़े टाइम के लिए, लेकिन खिलाएंगे नहीं, कभी उसको मौका नहीं देंगे। तो वो ऐसे ही बेचारा बैठा रह जाता है, उसको फिर इन्होंने ऐसी 3 मैचेस के अंदर बाहर बिठा दिया। ओडीआई स्क्वाड में वो है नहीं, अब ट्राई सीरीज के अंदर वो वापस आता नहीं आता। मुझे तो घबराहट है भाई कि कहीं ना कहीं ये अब कुछ वसीम जूनियर को इंजर्ड करके ना रऊफ को अंदर ना ले आए। वो जिस तरह रमीज राजा को कमेंटेटर ने पूछा भी था कि वसीम जूनियर के बारे में, तो कहते हैं इंजर्ड है सेकंड T20 में। मतलब इमेजिन करें इस बंदे का लेवल, रमीज राजा का सामने ड्रेसिंग रूम में बैठा हुआ है वसीम जूनियर, कहते हैं इंजर्ड है। और फिर इनकी क्लिप्स चलाई जाती है रमीज राजा की बाबर आजम को सपोर्ट करते हुए। आप सोचें इस लेवल का बंदा सिर्फ बॉडी बिल्डिंग करता है, वो नीचे ही बैठा रहता है वहाँ पे रमीज राजा हर वक्त वहीं नीचे खेलते रहते हैं। वो उनको कुछ और दिखता नहीं क्योंकि नीचे बैठे हुए हैं वो, तो उनको दिखता है कि वसीम जूनियर जो इंजर्ड है। ये स्टैंडर्ड है हमारे कमेंटेटर्स का, कुछ नहीं पता इनको। और कभी भी मेरिट पे खिलाने खेलने वाले प्लेयर्स को ना ये बैक नहीं करते हुए नजर आएंगे, कभी नजर नहीं आएंगे। क्या बोले हम इनके बारे में। खैर सबको मौका मिल गया बेंच के अंदर से, लेकिन वसीम जूनियर को नहीं मिला। कुछ नहीं पता भाई, वसीम जूनियर को हटा के रऊफ को वापस लेकर आ जाए अगली सीरीज के अंदर के भाई वसीम जूनियर इंजर्ड हो गया, प्रैक्टिस में बॉल लग गई, कुछ हो गया, कुछ नहीं पता भाई इन लोगों का। खैर 140 का जब टारगेट था, पाकिस्तान बैटिंग करने आया तो वही वाली फीलिंग थी जो सेकंड T20 में थी कि ये पाकिस्तान एक वाहिद टीम है जो यहाँ से भी गेम को खराब कर सकती है, पूरे तरीके से खुद चोक कर जाएंगे, कोलैप्स कर जाएंगे, मैच हार सकते हैं। सच्चा पाकिस्तानी ये फील कर सकता है, महसूस कर सकता है कि हमारी बैटिंग लाइनअप का कुछ नहीं पता। खैर जब साइम अयूब बैटिंग करने आए, एक उम्मीद थी कि यार शायद साइम वही कॉन्फिडेंस लेकर आए जो पिछले मैच में था और वैसे ही मैच फिनिश करते। बट 12 इनिंग्स, लास्ट 12 इनिंग्स में 7 डक हैं साइम अयूब के। भाई हाथ जोड़ रहा हूँ साइम अयूब तुम्हारे आगे भाई, मतलब बस हो गई है यार। अब तो इतनी मैसिव डिसअपॉइंटमेंट हो चुका है कि अब बैक करने का भी दिल नहीं चाह रहा। मतलब बाबर आजम भी एटलीस्ट कुछ ना कुछ स्टैट पैडिंग कर लेता था उस टाइम पे भी भाई, कम से कम कुछ तो रन्स बना लो, अपने कॉन्फिडेंस को गेन कर लो। डक पे डक आते रहेंगे, आहिस्ता आहिस्ता टीम से बाहर हो जाओगे, रिप्लेस हो जाओगे। फरहान वैसे ही टिपिकल 100-120 के स्ट्राइक रेट बैटिंग कर रहा है, वो भी रिप्लेस हो जाएगा, साइम भी रिप्लेस हो जाएगा और बैक टू नॉर्मल बाबर रिजवान ओपन पे आ जाएंगे। मतलब समझ नहीं आ रहा है कि साइम अयूब का मसला क्या है भाई। इतने मौके मिल चुके हैं, अब तो हसीबुल्ला को भी इतने मौके मिल जाए ना, वो भी परफॉर्म कर जाएगा। मतलब आप इस वक्त फेवरेट बने हुए हो, आपको हम सबकी बैकिंग रही है, सपोर्ट रही है, लेकिन इतने डक यार, इतना चोक करना हर मैच के अंदर, इतनी पथेटिक परफॉर्मेंस। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ 2 आउट कर दिए बॉलिंग के अंदर तो हम उस पर सपोर्ट करते रहेंगे यार, उसे 2 आउट कर दिया। हमें बैटिंग चाहिए साइम अयूब से, हमें ऊपर से रन्स चाहिए, हमें वो अटैकिंग क्रिकेट चाहिए जो पिछले मैच में साइम ने खेली, जो उससे पहले वो इंजरी से पहले खेल चुका है। बट ये एक्सेप्टेबल नहीं है कि इस तरह से आप अपनी विकेट को थ्रो करते रहोगे। अपनी विकेट को वैल्यू करो बॉस। इतने मौके मिलने के बाद, ये मौके किसी को नहीं मिलते भाई, इतना फेल होने के बाद नहीं मिलते। चलो बाकियों को फिर भी कुछ ना कुछ परफॉर्म करते हुए मिले, बाबर हो, रिजवान हो, कुछ ना कुछ रन्स करते हुए मिले, लेकिन इतना फेल होने के बाद किसी को नहीं मिलता मौका भाई। लकी हो, अभी भी वैल्यू कर लो, यहाँ से अपने आप को उठा लो। साहिबजादा फरहान अगेन उनके वही टिपिकल इशूज़ हैं, 1 चौका 5 डॉट बॉल्स, 1 छक्का 4 डॉट बॉल। जब आपने वापस स्ट्राइक रेट और एवरेज को, रन रेट को वहीं लेकर आना है तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। स्ट्राइक रोटेशन, गेम अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पर फरहान अगेन वही टिपिकल इनिंग्स खेलते खेलते एक टाइम आएगा, हिस्ट्री बन जाएगा, टीम से बाहर हो जाएगा। डोमेस्टिक का ब्रैडमैन जो है ना, यहाँ पर आके सिर्फ एक टिपिकल इनिंग्स खेल रहा है जो ऑलरेडी ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट के अंदर हम देख चुके हैं बाबर रिजवान को खेलते हुए। इसका कोई फ़ायदा नहीं है। बाबर आजम फिर आते हैं नंबर 3। आज जिस तरह बाबर ने खेला है, प्रॉपर गेम अवेयरनेस नज़र आई है बाबर आजम में। उसने एक सिचुएशन के हिसाब से, जो सिचुएशन डिमांड कर रही थी वहाँ पे आराम से भी खेला, फिर गैप शॉट्स भी निकाले, शॉट्स भी लगाए,
हर तरीके से उसने बेहतर खेलने की कोशिश की, अटैकिंग अप्रोच दिखाई, 144 का स्ट्राइक रेट था। अगर बाबर इसी तरह खेले और हम सबको गलत साबित कर दे तो इससे बड़ी खुशी की बात कुछ नहीं हो सकती है। वर्ल्ड कप में 99.9% बाबर जा रहे हैं खेलने के लिए, इसमें कोई शक नहीं है, वो ओपनर बने या वन डाउन बने, लेकिन अगर इस तरह से खेलें डिस्पाइट सामने कितनी तगड़ी टीम हो, कितनी हल्की टीम हो, डज नॉट मैटर, अगर बाबर इसी माइंडसेट से खेले तो अगेन कोई मसला नहीं है फिर उसके टीम में होने से। लेकिन वो इस तरह से खेले जहां सिचुएशन डिमांड कर रही हो, वहां पे अटैकिंग माइंडसेट से भी खेल रहे हो, लीड कर रहे हो फ्रंट से, चाहे सामने कोई भी टीम हो, कोई भी ऑपोजिशन हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर बाबर आजम T20 में गलत साबित करता है वर्ल्ड कप के अंदर, तो इससे ज़्यादा खुशी की बात कुछ नहीं हो सकती, क्योंकि पाकिस्तान का जीतना बहुत ज़रूरी है। लेकिन आपस की बात है, जो इतना टाइम 10 साल बाबर आजम खेल चुके हैं, उनकी लिमिटेशंस का अंदाज़ा हो चुका है कि वो कितने लिमिटेड हैं, या वो किस हद तक आगे बढ़कर टीम को जिता सकते हैं, मैच को फिनिश कर सकते हैं। ये सारी हिस्ट्री को समझते हुए इतनी उम्मीद लगती नहीं है कि यहाँ से कोई कमबैक होगा। एक आधे मैच में परफॉर्मेंस आती है, इसकी कल्ट फैन बेस आती है, कहती है किंग इज़ बैक, किंग इज़ बैक। अगले मैच में फिर फेल होते हैं, फिर कहते हैं कि बाबर का बैट फेस चल रहा है, बैट फेस चल रहा है। फिर एक दफ़ा कोई परफॉर्मेंस आती है, कहते हैं किंग इज़ बैक। ऐसे नहीं हो सकता। कंसिस्टेंट परफॉर्मेंसेज बाबर से चाहिए होंगी, मैच विनिंग परफॉर्मेंसेज चाहिए होंगी। 10 साल से खेल रहे हैं, सबसे सीनियर बैटर हैं, सबसे एक्सपीरियंस बैटर हैं। किसी ICC टूर्नामेंट के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी से पाकिस्तान को कहीं पे मैच नहीं जिताया क्रूशल टाइम के अंदर। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि ये इनिंग्स जो है उनको कॉन्फिडेंस लेकर आए, क्योंकि अब तो देखिए वो टीम में रहेंगे ना, तो अब ये तो कोई बहस बनती नहीं है कि वो टीम से बाहर होंगे, कुछ होंगे। जब टीम में रहेंगे तो यही दुआ है कि भाई वो टीम को फायदा पहुंचाएं, टीम को जिताएं, अपना इम्पैक्ट रोल प्ले करें। अब बस यही दुआ है। उम्मीद कम है मुझे इसमें, लेकिन अगर गलत साबित करेंगे तो बहुत खुशी की बात होगी। बाकी फिर आते हैं सलमान अली आगा। आज थोड़ा सेंसिबल खेलते हुए नजर आए, मैच फिनिश भी नहीं किया। दोनों फिनिश करते बाबर और आगा तो अच्छा लगता है। जो पार्टनरशिप इन दोनों ने बिल्ड की है ये बहुत ज़रूरी थी, सिचुएशन के हिसाब से उन्होंने बिल्ड की। आगा भी एक अच्छे उसमें नजर आ रहे थे टच के अंदर, जिस तरह वो खेल रहे थे, दोनों सिचुएशन के हिसाब से खेल रहे थे। लेकिन अपनी विकेट थ्रो करके गए, अपनी विकेट को वैल्यू नहीं किया, फिनिश करना चाहिए था मैच को। सलमान अली आगा, एक मैच फिनिश करोगे तो कॉन्फिडेंस आएगा, वापस डेवलप होगा कॉन्फिडेंस। लेकिन मैं आगा से ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि आज के मैच में ना हसन नवाज को एट नंबर 4 भेजता। बाबर बैटिंग कर रहे थे, बाबर सही खेल रहे थे, वहाँ पे दूसरे एंड पे किसी और को भेजता, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस उसका आता, हसन नवाज का ऊपर आके खेल रहा होता, उस पोजीशन पे खेलता जिस पोजीशन पे हसन नवाज को खेलना चाहिए। लेकिन आगा ने फिर वही काम किया जो पहले हमारे दोनों कैप्टन कर चुके हैं, कि मैं अपना नंबर पहले कर लूँ, मैं अपने रन बना लूँ, मैं अपनी जगह पक्की कर लूँ। वही चीज़ मुझे आगा के अंदर से इस बार नजर आ रही थी, क्योंकि देखिए बाबर ऑलरेडी वहाँ पे मौजूद था, एक एंकर प्लेयर मौजूद था जो अच्छा खेल भी रहा था, तो बाबर का वहाँ पे समझ में आता था। लेकिन उस वक्त साथ में यहाँ पे आई थिंक हसन नवाज का बनता था, दो एंकर प्लेयर का कोई फायदा नहीं होता। खैर फिर जब दोनों आउट हुए, आगा आउट हुआ, फिर बाबर आउट हुआ, और फिर जो कोलैप्स हुआ, उस कोलैप्स की वजह से ना एकदम से घबराहट होने लग गई थी। एक मिनट को डर लगने लग गया कि भाई ये वो वाला कोलैप्स ना हो जो एक दफ़ा पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका की सीरीज हुई थी, जब मिसबा कैप्टन थे, 6 आउट बाकी थे, 20 रन पाकिस्तान को चाहिए थे, और हम कोलैप्स होकर 170 चेज नहीं कर पाए थे और मैच हार गए थे। एक मिनट को डर लगा यार यहाँ से कहीं चोक ना कर जाए, यहाँ से कोलैप्स ना कर जाए कि यहाँ बाबर और आगा आउट हुए और हमारी टीम खत्म, हम 1 रन 2 रन से खुदा ना खास्ता मैच हार रहे हों। ये एक डर जो है ना वो लगने लग गया था। बट शुक्र है आखिर में पाकिस्तान ने ये मैच फिनिश किया, मैच जीत गए। ओवरऑल पाकिस्तान ने बहुत अच्छा खेला, अच्छा कमबैक किया। खुशी हुई देखकर, साइम ने एक मैच में परफॉर्म किया, एक में बाबर ने परफॉर्म किया। अच्छा लगता कि ये दोनों ज़्यादा कर रहे होते, लेकिन भाई इतनी एग्जैजरेशन नहीं करें। ये तनवीर अहमद जैसे लोग लगे हुए हैं जी, बाबर आजम के बगैर टीम हमारी इनकम्प्लीट है, पहला मैच उसी के साथ हम हारे हैं, दूसरा मैच उसके होते हुए उसके कुछ किए बगैर हम जीते भी हैं। तो उनके होने से इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है जितना आपने तमाशा बना के रखा हुआ है, तो काम डाउन। उसमें साइम ने जितवाया है, पहला मैच में बाबर जितवा देता भाई अगर उसके बगैर हमारी टीम इनकम्प्लीट है तो। एनीवेज, सो अच्छा लगा देखकर कि इन दोनों ने भी परफॉर्म किया। शाहीन शाह अफरीदी ने बहुत अच्छा इस मैच के अंदर कमबैक किया है, क्लिक किया है, ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी है। सलमान मिर्ज़ा जो एक बड़ा पॉजिटिव एस्पेक्ट नज़र आया। आई होप कि शाहीन के साथ इसको कंटिन्यू करें। पाकिस्तान नो डाउट ये थर्ड मैच भी जीता है, ये सीरीज़ भी 2-1 जीत गया है, लेकिन अभी भी बहुत सारे कंसर्निंग फैक्टर्स हैं जिनको आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। जिस दिन हमारा बॉलिंग अटैक क्लिक करेगा, शाहीन ऊपर से डेंट मारेगा, बाकी बॉलर्स क्लिक करेंगे, और लेट्स से फॉर एग्जांपल हमारी टीम ने 120, 130, 140 या मैक्स 150 पे अगली टीम को रोक लिया, तो हम अपने आप को कंफर्ट जोन में समझते हैं कि यार ये टारगेट हम चेस कर सकते हैं, 140 150 तक हम कहीं ना कहीं जान मार के मैच निकाल लेंगे। लेकिन जिस मोमेंट पे टारगेट 160 क्रॉस करता है, 170 क्रॉस करता है, वहाँ पे हमारे लिए प्रॉब्लम शुरू होती है, क्योंकि हमारा बैटिंग ऑर्डर अभी भी वल्नरेबल है, ओपनर से रन नहीं बन रहे हैं, टिपिकल ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट गेम चल रहा है। नंबर 3 नंबर 4 पे 2 एंकर प्लेयर्स बैटिंग करने आ जाते हैं, और जैसे ही वो आउट होते हैं हमारा कोलैप्स हो जाता है, नीचे कोई संभालने वाला नहीं है। तो ये एक बड़ा प्रॉब्लम है हमारी टीम का, और इसको आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि हम जीत गए सीरीज तो अब हम भूल जाएंगे, भूलना नहीं है। हमने इन फैक्टर्स को अंडरस्टैंड करना है कि ये अभी भी हमारा सबसे बड़ा इशू है, कि जहां बॉलिंग फेल होगी वहां हमारी बैटिंग हमें मैच नहीं जिता सकती है। और सबसे बड़ा मसला यही है कि हमारे बॉलर्स हमें जिता रहे हैं। ये दोनों मैचेस हमारे बॉलर्स की वजह से पाकिस्तान जीता है।
कि उन्होंने एक कम टोटल पे चढ़ के खेला अफ्रीका के अगेंस्ट, उनको फंसाया, प्रेशर में डाला, टारगेट कम मिला, हम अपने कंफर्ट जोन में थे, हमने चेस कर लिया। पहले मैच के अंदर बॉलिंग अटैक नहीं चल पाया, हम बैटिंग पिच पे भी चेस नहीं कर पाए, हम वहाँ पे भी स्ट्रगल किए। तो कोई भी बड़ा मैच आएगा, प्रेशर सिचुएशन आएगी, कोई टूर्नामेंट का मैच आएगा, फिर वही प्रॉब्लम्स होंगी, वही कोलैप्स होगा, वही हम स्ट्रगल करेंगे। इस पूरी लाइनअप में कोई ऐसा बंदा नहीं जहन में आता जो हम जिस पे बेट लगा सकेंगे यार ये बंदा 180 चेस कर लेगा या 190 चेस करवा देगा। एक ही बंदा है, साइम अयूब, लेकिन वो परफॉर्म कर नहीं रहा, वो अंडे जमा कर रहे हैं अपने, वो डक पे डक जमा करे जा रहे हैं। वो एक वाहिद बंदा है जिस पर ये बैट की जा सकती है कि यार ये बड़ा टोटल जितवा देगा, लेकिन वो परफॉर्म नहीं कर रहा है। उसके अलावा कोई भी इस लाइनअप में नहीं है। तो अभी भी जो हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ना, वो हमारा बैटिंग ऑर्डर है, वो हमारी चेजिंग एबिलिटी है, क्योंकि हमारी टीम में ना कोई प्लानिंग नहीं होती है कि हमने किस तरह रन रेट को मेंटेन करना है वाइल चेजिंग 180 190। ये एक प्रॉब्लम है और इसको इग्नोर नहीं करना है, इसको आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है।